नमस्कार। भारतीय बिजनेस, फाइनेंस और बाजार की दुनिया कह सकते हैं काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। और आज हमारे पास कई ज़रूरी खबरें और आंकड़े हैं। कंपनियों के नतीजे हैं, बड़े सौदे हुए हैं, सरकारी नीतियां हैं और बाजार के नए रुझान भी। तो हमारा काम है इस सारी जानकारी के बीच से वो बातें निकालना जो वाकई मायने रखती हैं। क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और इसका मतलब क्या है। चलिए, आज की इन खबरों और आंकड़ों के जाल में थोड़ा गहराई से उतारते हैं, देखते हैं क्या छिपा है अंदर। हम शुरुआत करेंगे कंपनियों के हालिया तिमाही नतीजों से। फिर देखेंगे कॉरपोरेट जगत में क्या नया हो रहा है, बाजार के बड़े ट्रेंड्स को समझेंगे और हाँ, सरकारी नीतियों के असर पर भी बात करेंगे। तो दूसरी तिमाही के नतीजों की बात करते हैं पहले। तस्वीर तो जैसा आपने कहा काफी मिलीजुली सी दिख रही है। जी हाँ, कुछ कंपनियों ने तो शानदार प्रदर्शन किया है, सुना है। खासकर सरकारी क्षेत्र की कुछ कंपनियां। हाँ बिल्कुल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम मतलब एचपीसीएल, उनका नेट प्रॉफिट तो 500% से ज्यादा उछला है, लगभग 3,859 करोड़ रुपए। 500%। जी, और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स यानी भेल, उनका मुनाफा भी 250% से ज्यादा बढ़ा है, करीब 375 करोड़ पहुंच गया। ये आंकड़े वाकई काफी चौंकाने वाले हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़े जंप हैं। और इसी तरह कैनरा बैंक का नेट प्रॉफिट 19% बढ़कर 4,774 करोड़ रुपए रहा। और साथ ही जो अहम बात है, उनकी संपत्ति की गुणवत्ता मतलब एनपीए, उसमें काफी सुधार दिखा है। अच्छा, एनपीए कम हुआ है। ये तो बैंकों के लिए हमेशा अच्छी खबर होती है। बिल्कुल, ग्रॉस एनपीए अब सिर्फ 2.35% है। बैंकिंग सेक्टर के लिए ये एक अच्छा संकेत है। हाँ। अच्छा, मतलब एनर्जी और इंजीनियरिंग सेक्टर में सरकारी कंपनियों के लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है। कुछ कंपनियों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। हाँ, दिक्कतें भी आई हैं। जैसे महानगर गैस, उनका नेट प्रॉफिट 33% गिरा है। ओहो। और यूनाइटेड ब्रूअरीज, जो किंगफिशर बियर बनाते हैं, उनका मुनाफा तो 65% घटकर सिर्फ 47 करोड़ रह गया है। 65%? ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। जी। अदानी पावर का मुनाफा भी साल दर साल देखें तो करीब 11-12% कम हुआ है, लगभग 2,900 से 2,950 करोड़ के आसपास। हालांकि उनकी बिजली की बिक्री बढ़ी है। अच्छा, बिक्री बढ़ी पर मुनाफा गिरा, तो शायद मार्जिन का दबाव होगा। हाँ, लगता तो यही है। मार्जिन का दबाव दिख रहा है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का नेट प्रॉफिट भी करीब 50% गिरा है। हालांकि ये बाजार के अनुमान से थोड़ा सा बेहतर था। अच्छा, तो इन उतार चढ़ाव के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? यूनाइटेड ब्रूरीज के लिए क्या कारण हो सकता है इतनी बड़ी गिरावट का? यूनाइटेड ब्रूरीज के मामले में एक तो मॉनसून जो इस बार थोड़ा असामान्य रहा, और दूसरा बियर बाजार में थोड़ी नरमी का असर बताया जा रहा है। अदानी पावर के लिए, जैसा हमने कहा, पिछले साल के मुकाबले मार्जिन कम होना एक वजह हो सकती है। एक और ट्रेंड जो दिख रहा है वो है बड़े घरेलू उपकरणों की ग्रोथ धीमी होना, मतलब फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह बनाने वाली कंपनियां। हाँ, उनकी ग्रोथ स्लो हुई है। जी, इस साल इनकी राजस्व वृद्धि सिर्फ 5-6% रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल ये 16% थी। वो काफी बड़ा अंतर है। हाँ, इसका कारण भी एक तो मानसून और दूसरा पिछले साल का बेस इफेक्ट काफी ऊंचा था। अच्छा। तो उपभोक्ता मांग में कुछ नरमी दिख रही है, कह सकते हैं। फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर का क्या हाल रहा? ये सेक्टर तो अक्सर थोड़े स्थिर माने जाते हैं। हाँ, आमतौर पे स्थिर रहते हैं। और नतीजे भी कुछ वैसे ही हैं ज्यादातर। सिप्ला का नेट प्रॉफिट करीब 4% बढ़कर 1,353 करोड़ रुपया हुआ। ठीक है। और डाबर इंडिया का 6.4% बढ़कर 452 करोड़ रुपए। आईटीसी का मुनाफा भी 4% बढ़ा है, 5,180 करोड़। हालांकि उनका कुल राजस्व थोड़ा कम हुआ। अच्छा, आईटीसी का रेवेन्यू कम हुआ? हाँ, ओवरऑल रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ, लेकिन उनके सिगरेट और दूसरे एफएमसीजी सेगमेंट में बढ़त दिखी है। तो मिक्स है वहां भी। एक कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल, उसके नतीजों में कुछ कंफ्यूजन सा दिख रहा था रिपोर्ट्स में। एक रिपोर्ट 3% सालाना मुनाफा बढ़ोतरी बता रही थी, तो दूसरी पिछली तिमाही से 14.5% गिरावट। ऐसा क्यों? हाँ, ये अच्छा सवाल है। अक्सर ऐसा आंकड़ों को देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। मतलब हम पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना कर रहे हैं या पिछली तिमाही से। अच्छा, साल दर साल या तिमाही दर तिमाही? जी, एबीसीएल के मामले में साल दर साल तुलना इसलिए थोड़ी अलग दिख रही है क्योंकि पिछले साल उन्हें एक वन टाइम गेन, मतलब एक मुश्त बड़ा फायदा हुआ था। ओके। उसे हटा दे तो शायद तस्वीर अलग हो। इसी तरह लार्सन एंड टूब्रो, एलएनटी का मुनाफा तो 15.6% बढ़ा है, जो बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो बढ़िया है। लेकिन उनका रेवेन्यू अनुमान से कम रहा, और इसकी वजह जल परियोजनाओं के काम में धीमी गति बताई जा रही है।
तो ये दिखाता है कि सिर्फ मुनाफा ही नहीं, ऑपरेशनल पहलू मतलब कामकाज कैसा चल रहा है वो भी बहुत अहम होता है। बिल्कुल, ये नतीजों की तस्वीर तो काफी नुकीली है, कई रंग हैं इसमें। अब अगर कंपनियों की दूसरी गतिविधियों पर नजर डालें तो वहां भी काफी हलचल दिख रही है। एक खबर तो बड़ी अनोखी लगी मुझे। सुजुकी जो कारें बनाती है अब भारत में करी के पैकेट बेच रही है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। और 3 महीने में 1 लाख पैकेट बिक भी गए। हाँ, ये वाकई अप्रत्याशित कदम है। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने कारोबार को फैलाना, बिल्कुल अलग दिशा में। सही। लेकिन इसके अलावा कई रणनीतिक साझेदारियां और सौदे भी हुए हैं, जैसे टाटा मोटर्स, वो एलएनजी वाले ट्रकों के लिए। हाँ, एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जी, उनके लिए रिफ्यूलिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाने के लिए थिंक गैस के साथ मिलके काम कर रही है। ये भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अहम हो सकता है। बिल्कुल क्लीन एनर्जी की तरफ एक कदम। और क्या बड़ी साझेदारियां हुई हैं? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वो दुनिया के बड़े तेल व्यापारियों में से एक, विटॉल, उनके साथ मिलकर ग्लोबल ट्रेडिंग में अपना दखल बढ़ाने की सोच रही है। मतलब अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी। अच्छा। एक और दिलचस्प साझेदारी है टीसीएस और टाटा मोटर्स के बीच। ये दोनों मिलकर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पर काम कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मतलब पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी वाली रिपोर्टिंग? हाँ, बिल्कुल। उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इसमें टीसीएस का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा। इसी तरह बीएमएल और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर 350 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। ये जहाजों के लिए रास्ता साफ करने वाले जो ड्रेजिंग उपकरण होते हैं, हाँ, ड्रेजर्स, उन्हें भारत में ही बनाने की दिशा में एक कदम है। इसे आत्मनिर्भर भारत से जोड़ा जा सकता है। सही है। और कोचीन पोर्ट और बीपीसीएल भी मिलकर 500 करोड़ की लागत से एलएनजी बंकरिंग सुविधा बना रहे हैं, यानी जहाजों में एलएनजी फ्यूल भरने की सुविधा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और टेक्नोलॉजी, इन सब में काफी तालमेल दिख रहा है। अधिग्रहण और निवेश के मोर्चे पर क्या चल रहा है? कोई बड़े सौदे? हाँ, कुछ जरूर है। फूड प्रोसेसिंग कंपनी है जालपैक फूड्स, उसमें आदित्य हलवासिया ने निवेश किया है। एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है ट्रू नॉर्थ, वो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में अपनी पूरी 8.6% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है, ब्लॉक डील के जरिए। अच्छा, एग्जिट कर रहे हैं। जी। कोयला कंपनी कार्बन रिसोर्सेज ने चाय बनाने वाली कंपनी मैक्लाउड रसल इंडिया में 5% हिस्सेदारी खरीदी है। ये थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन है, देखना होगा इसके पीछे क्या रणनीति है। हाँ, ये दिलचस्प है। अडानी पावर अपनी 10 सब्सिडियरी कंपनियों का विलय कर रही है, शायद कामकाज को सरल बनाने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। कंसोलिडेशन। और खेती से जुड़े इनपुट बनाने वाली कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल ने NACL इंडस्ट्रीज में 53% हिस्सेदारी खरीद ली है, मेजॉरिटी स्टेक। तो इन सब कदमों के पीछे क्या सोच हो सकती है? विस्तार, एफिशिएंसी? हाँ, ये सब कंपनियों की विस्तार योजनाओं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने या फिर बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशें हैं। जैसे श्रीनाम प्रॉपर्टीज पुणे के हिंजेवाड़ी इलाके में 700 करोड़ रुपए की एक बड़ी रेजिडेंशियल परियोजना शुरू कर रही है, JDA मॉडल पर। ये पुणे में उनकी दूसरी बड़ी परियोजना है। मतलब रियल एस्टेट में भी एक्शन है। बिल्कुल। लेमन ट्री होटल्स अयोध्या और गुवाहाटी में 300 कमरों के नए होटल खोल रहा है, शायद बढ़ते धार्मिक और मेडिकल टूरिज्म को ध्यान में रखकर। अयोध्या तो खैर अभी फोकस में है ही। जी। और गोलियम इंटरनेशनल मुंबई में अपना 11वां लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी का स्टोर ओरिजिम खोल रहा है। लैब ग्रोन डायमंड्स का मार्केट भी बढ़ रहा है। हाँ, ये नया ट्रेंड है। टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च की भी काफी खबरें हैं। सैमसंग ने अपना महंगा वाला स्मार्टफोन गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पेश किया है। हाँ, वो तो है। और टेक्नोलॉजी में सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि बिजनेस सॉल्यूशंस पर भी काफी जोर है। जैसे LTI माइंडट्री ने ब्लूवर्स नाम का AI संचालित ITSM प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ITSM ये क्या होता है? ITSM मतलब IT सर्विस मैनेजमेंट। ये प्लेटफॉर्म कंपनियों के IT सिस्टम की समस्याओं को खुद ब खुद पहचानने और ठीक करने में मदद करेगा, AI के इस्तेमाल करके। अच्छा, ऑटोमेशन। जी। और लुपिन डिजिटल हेल्थ ने कामकाजी लोगों के लिए वाइटल लाइफ नाम का AI आधारित वेलनेस प्लेटफॉर्म पेश किया है। ये खासकर दिल की सेहत पर फोकस करेगा। तो AI का जिक्र तो बार बार आ रहा है आज। बिल्कुल, AI इस वक्त हॉट टॉपिक है। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी कंपनी, उन्होंने तो लक्ष्य रखा है कि अगले 3 सालों में जेन AI यानी जेनरेटिव AI से $50 मिलियन का रेवेन्यू कमाएंगे। $50 मिलियन बड़ा टारगेट है। हाँ, TCS ने तो 7.5 करोड़ रुपए के निवेश से
हाइपोवॉल्ट एआई डेटा सेंटर लिमिटेड नाम की एक नई सहायक कंपनी ही बना दी है जो एआई और डेटा सेंटरों पर फोकस करेगी। अच्छा, डेडिकेटेड कंपनी एआई के लिए। जी, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ने पुणे में एक एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडियो खोला है। ये भी एआई का इस्तेमाल करके यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर काम करेगा। और केल्टन टेक सॉल्यूशंस भी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मतलब UNFPA के लिए जेनएआई एप्लीकेशन बना रहा है। तो एआई हर जगह पहुंच रहा है। हाँ। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, वो भी फोकस में है। हाँ, निश्चित रूप से। विक्रम सोलर ने हाइपरसोल प्रो नाम का ज्यादा एफिशिएंसी वाला सोलर पैनल लॉन्च किया है। सोलेक्स एनर्जी जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट ISC कॉन्स्टेंस के साथ मिलकर सोलर R&D पर काम करेगी और अगले 5 सालों में $1.5 बिलियन निवेश करने की योजना बना रही है, खासकर अमेरिका को निर्यात करने के लिए। $1.5 बिलियन, बड़ा निवेश है सोलर में। जी, और दिलचस्प बात यह है कि कई अफ्रीकी और छोटे द्वीपीय देश भी सस्ती ऑफ ग्रिड सोलर पावर के लिए भारतीय कंपनियों से साझेदारी करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब भारत सोलर हब बन रहा है एक तरह से। कह सकते हैं कम से कम उस दिशा में कोशिशें तो हैं। और एक और बड़ी खबर है, वेल्सपन कॉर्प को अमेरिका से $715 मिलियन के पाइपलाइन बनाने के बड़े ऑर्डर मिले हैं। $715 मिलियन? ये किस लिए? ये वहाँ बढ़ती प्राकृतिक गैस की जरूरत से जुड़े हैं और शायद अप्रत्यक्ष रूप से एआई डेटा सेंटर्स की जो बढ़ती ऊर्जा मांग है उससे भी इसका कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि डेटा सेंटरों को बहुत बिजली चाहिए होती है। हाँ, ये मुमकिन है। ये तो कॉर्पोरेट जगत की हलचल हुई। हाँ। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर पूरी अर्थव्यवस्था और बड़े बाजार ट्रेंड्स को देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक अच्छी खबर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को लेकर आई थी। हाँ, ये बहुत ही सकारात्मक संकेत है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात इस वित्त वर्ष की पहली छमाही मतलब अप्रैल से सितंबर के बीच करीब 42% बढ़कर $22.2 बिलियन हो गया है। 42%? जी, और इसमें भी स्मार्टफोन का निर्यात तो 58% उछलकर $13.4 बिलियन पर पहुंच गया। 58%? जी। मतलब साफ है कि भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है। PLI स्कीम का असर दिख रहा है शायद। हाँ, लगता तो यही है। ये मेक इन इंडिया के लिए अच्छी खबर है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की थी, बड़े घरेलू उपकरणों की बिक्री धीमी हुई है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं है? हाँ, वो विरोधाभास है। घरेलू उपकरणों की बिक्री इस साल 5-6% बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले साल 16% थी। लेकिन सरकार ने हाल ही में एयर कंडीशनर और बड़े स्क्रीन टीवी पर GST 10% घटाया है। इससे उम्मीद है कि साल की दूसरी छमाही में बिक्री थोड़ी बेहतर हो सकती है, शायद 11-13% तक बढ़ जाए। अच्छा, GST कटौती का असर दिखेगा? उम्मीद तो यही है। ये दिखाता है कि कैसे सरकारी नीतियां मांग पर असर डाल सकती हैं। स्वास्थ्य बीमा पर GST हटने का भी असर दिख रहा है ना? पॉलिसी बाजार की रिपोर्ट बता रही थी कि ज्यादा कवर वाले हेल्थ इंश्योरेंस की मांग 38% बढ़ी है। हाँ, GST हटने से ये सस्ता हुआ है तो मांग बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन LIC के MD रत्नाकर पटनायक जी का कहना भी सही है कि सिर्फ छूट काफी नहीं है। क्या कहा उन्होंने? उनका मानना है कि बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करना और एजेंट्स को सही ट्रेनिंग देना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सस्ता होने से बात नहीं बनेगी। सही बात है, जागरूकता बहुत जरूरी है। और एक और अहम बात हुई है हेल्थ केयर सेक्टर में। अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच 2026 के लिए इलाज की लागत को स्थिर रखने पर सहमति बनी है। अच्छा, लागत नहीं बढ़ेगी? जी, अगर ये वाकई लागू होता है तो मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। देखना होगा ये कितना कारगर होता है। बिल्कुल। NBFC सेक्टर के बारे में क्या अनुमान है? NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां? इलारा कैपिटल जैसे रिसर्च फर्म का मानना है कि NBFC सेक्टर में तेजी बनी रह सकती है, खासकर सोना गिरवी रखकर लोन देने वाली कंपनियां, मतलब गोल्ड फाइनेंसर्स जैसे मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस। जी हाँ, उनके लिए आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है। और बर्नस्टाइन की एक रिपोर्ट कहती है कि बिजली वितरण क्षेत्र मतलब डिस्कॉम्स, वहां अगर सुधार होते हैं। सुधार मतलब? निजीकरण वगैरह। हाँ, जैसे निजीकरण या सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचे तो टाटा पावर, CSC, अदानी एनर्जी और टोरेंट पावर जैसी निजी कंपनियों के लिए बड़े मौके बन सकते हैं। अच्छा, और ऑफिस स्पेस का बाजार? क्या लोग अब ऑफिस वापस आ रहे हैं? लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति है? आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि ऑफिस की डिमांड बढ़ रही है। देश के शीर्ष 7 शहरों में ऑफिस का औसत किराया 6% बढ़कर
90 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गया है। किराया बढ़ रहा है, मतलब डिमांड है। बिल्कुल। और कंपनियों ने पिछले साल के मुकाबले 34% ज्यादा ऑफिस स्पेस लिया है, कुल 42 मिलियन वर्ग फुट। 44 मिलियन, ये तो काफी ज्यादा है। जी हाँ, और ये कोरोना महामारी से पहले के स्तर से भी 30% ज्यादा है। इसमें बड़ी विदेशी कंपनियों के जो भारत में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स GCCs खुल रहे हैं, उनका बड़ा हाथ है। अच्छा, GCCs की वजह से। हाँ, और AI की बात करें तो इंडिया AI मिशन की CEO का अनुमान है कि भविष्य में AI के लिए 1 लाख से ज्यादा GPU की जरूरत पड़ेगी। 1 लाख GPUs, GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जी, जो AI प्रोसेसिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो इससे डेटा सेंटरों की मांग और भी ज्यादा बढ़ेगी। पूरा इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं सरकारी नीतियों और नियमों की। चीन से रेयर अर्थ मिनरल्स के आयात के लिए कुछ भारतीय कंपनियों को लाइसेंस मिलने की खबर है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं और क्यों जरूरी हैं? रेयर अर्थ मिनरल्स कुछ खास तरह के खनिज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, सोलर पैनल और रक्षा उपकरणों जैसी हाई-टेक चीजें बनाने में बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अभी चीन का इन पे काफी दबदबा है दुनिया भर में। चीन ने हाल ही में इनके निर्यात पर कुछ सख्ती भी की थी। हाँ, सुना था। लेकिन अब कुछ भारतीय कंपनियों को लाइसेंस मिलने से थोड़ी राहत मिलेगी और ये घरेलू हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा है। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया के लिए मुश्किलें दिख रही हैं। AGR बकाया का मामला फिर से सुर्खियों में है। ये AGR क्या है संक्षेप में? AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये वो कमाई है जिस पर टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज देना होता है। ओके। इसको लेकर कई सालों से विवाद चल रहा था कि AGR की गणना कैसे हो। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, जिससे वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों पर भारी बकाया बन गया था। हाँ, वो तो बड़ी खबर थी। हालिया आदेश में कोर्ट ने बकाये के हिसाब किताब को फिर से देखने की इजाजत तो दी है, लेकिन इससे कितनी राहत मिलेगी ये अभी साफ नहीं है। सरकार अभी इस पर कानूनी सलाह ले रही है, तो कंपनी के लिए अनिश्चितता बनी हुई है। ये मामला लंबा खींच रहा है, लेकिन एक अच्छी खबर भी है वोडाफोन आइडिया और जियो की तरफ से। सीन ऐप ट्रायल। हाँ, दोनों कंपनियों ने हरियाणा में सीन ऐप यानी कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा का ट्रायल शुरू किया है। इससे क्या होगा? इससे जब कोई कॉल करेगा तो उसका रजिस्टर्ड नाम भी स्क्रीन पर दिखेगा, जैसे ट्रू कॉलर में दिखता है, पर ये टेलीकॉम ऑपरेटर लेवल पर होगा। अच्छा, तो फर्जी कॉल्स रोकने में मदद मिलेगी? जी हाँ, इसका मकसद यही है, फर्जी और स्पैम कॉल्स को रोकना। सरकार इसे 2026 तक पूरे देश में लागू करना चाहती है। ये तो बहुत अच्छा कदम है अगर सही से लागू हो जाए। बिल्कुल। अमेरिका से भी भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है। बायोसिमिलर दवाओं के लेकर US FDA कुछ नए नियम ला रहा है। ये बायोसिमिलर क्या होते हैं? बायोसिमिलर दवाएं जो बायोलॉजिकल दवाएं होती हैं, उनकी कॉपी होती हैं। बायोलॉजिकल दवाएं जीवित कोशिकाओं से बनती हैं और काफी जटिल और महंगी होती हैं। जैसे कैंसर या डायबिटीज की कुछ दवाएं? जी हाँ, बायोसिमिलर उनकी सस्ती पर असरदार कॉपी होती हैं। US FDA जो अमेरिका की फूड एंड ड्रग रेगुलेटर है, अब बायोसिमिलर को मंजूरी देने की प्रक्रिया को आसान और तेज बना रहा है। तो इससे भारतीय कंपनियों को फायदा होगा? हाँ, बिल्कुल। बायोकॉन, सन फार्मा, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज जैसी कई भारतीय कंपनियां बायोसिमिलर बनाकर अमेरिकी बाजार में बेचती हैं। उनके लिए प्रक्रिया आसान हो जाएगी, तो ये अच्छी खबर है। अच्छा, और सरकार के स्तर पर क्या चल रहा है? डिस्कॉम्स की बात हुई थी। हाँ, जैसा हमने पहले बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम्स की बात की, सरकार उनके निजीकरण या हिस्सेदारी बेचने या उन्हें शेयर बाजार में लिस्ट करने पर विचार कर रही है, ताकि उनकी माली हालत सुधर सके। ये एक बीमार सेक्टर रहा है काफी समय से। सुधार की जरूरत तो है। और कोयला मंत्रालय ने भी एक नई पहल की है। पहली बार कोयला खदानों की नीलामी में UCG यानी अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन की पेशकश की है। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ये क्या तकनीक है? ये एक तकनीक है जिससे जमीन के बहुत नीचे दबे कोयले को बिना खोदे वहीं पर गैस में बदला जा सकता है। इससे उन कोयला भंडारों का भी इस्तेमाल हो सकेगा जहां खुदाई करना मुश्किल या महंगा है। अच्छा, ये तो इनोवेटिव लग रहा है। जी, ये एक नई अप्रोच है। ठीक है, अब कुछ विवादों और चुनौतियों की बात कर लेते हैं। कोबरा पोस्ट नाम के खोजी न्यूज पोर्टल ने रिलायंस इंडिया ग्रुप पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ, ये खबर आई है। कोबरा पोस्ट का आरोप है कि अनिल अंबानी समूह ने कथित तौर पर बैंकों और निवेशकों के साथ
28,874 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। क्या आरोप हैं गुठी रूप से? आरोप है कि फंड्स को शेल कंपनियों मतलब फर्जी कंपनियों के जरिए घुमाकर प्रमोटरों से जुड़ी कंपनियों में भेजा गया। लेकिन ग्रुप ने इसका खंडन किया है। जी हां, रिलायंस एडीए ग्रुप ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि ये उन्हें बदनाम करने और उनके ग्रुप की कंपनियों के शेयर की कीमतें गिराने की एक दुर्भावनापूर्ण साजिश है। ठीक है, तो यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी बता रहे हैं और किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का मामला है। बिल्कुल, स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। एक और मामला यस बैंक और अनिल अंबानी समूह से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। हाँ, ये एक पुराना मामला है जिसमें अब चार्जशीट फाइल हुई है। सीबीआई का कहना है कि यस बैंक को अनिल अंबानी की कंपनियों में निवेश करने की वजह से 2,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। क्या कहा है सीबीआई ने चार्जशीट में? चार्जशीट के मुताबिक बैंक के तत्कालीन सह संस्थापक राणा कपूर और अनिल अंबानी के बीच अक्सर बिना बैंक अधिकारियों की मौजूदगी के बैठकें होती थीं और बाद में अधिकारियों से कथित तौर पर उन फैसलों को लागू करने को कहा जाता था जो उन बैठकों में लिए जाते थे। खबरों के अनुसार अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी भी इस मामले में सीबीआई की जांच के दायरे में है। ये भी एक गंभीर मामला है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक और चुनौती का जिक्र सेल्सफोर्स इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने किया है। वो है ग्राहक सेवा यानी कस्टमर सर्विस। हाँ, उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी अपनाने के बावजूद बैंकों के लिए अच्छी और भरोसेमंद ग्राहक सेवा देना अब भी एक बड़ी चुनौती है। कस्टमर का भरोसा जीतना और बनाए रखना। हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन टच भी जरूरी है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो क्या बड़े संकेत मिल रहे हैं? नतीजों में तो मिला जुला रुझान दिखा। जी हाँ, काफी मिक्स्ड बैग रहा। एनर्जी, इंफ्रा और कुछ एनबीएफसीज अच्छा कर रहे हैं, जबकि कुछ उपभोक्ता सेक्टर जैसे अप्लायंसेज और बियर वो दबाव में दिखे। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी खासकर एआई और रिन्यूएबल एनर्जी ये निवेश और नई पहलों के केंद्र में बने हुए हैं, ये साफ दिखा। हाँ, एआई का जिक्र तो कई बार आया है। जी, और साथ ही रेगुलेटरी माहौल लगातार बदल रहा है, चाहे वो वोडाफोन का एजीआर मामला हो या बायोसिमिलर के लिए यूएस एफडीए के नए नियम हो या फिर रेयर अर्थ मिनरल का आयात। सही। कंपनियों को इन बदलावों पर नजर रखनी होगी और तेजी से ढलना होगा। कॉरपोरेट जगत में विलय, अधिग्रहण और विस्तार की योजनाएं भी जोरों पर हैं, जो दिखाता है कि कंपनियां ग्रोथ के मौके तलाश रही हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो एक स्रोत में उठाए गए बिंदु से जुड़ता है। अगर हम भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट देखें तो उसमें आज भी पारंपरिक उद्योगों का दबदबा है। हाँ, मतलब तेल, कोयला, स्टील, सीमेंट, इन क्षेत्रों से जुड़े लोग ज्यादा हैं। जी, और टेक्नोलॉजी से बनी संपत्ति भी ज्यादातर आईटी आउटसोर्सिंग सेवाओं पर आधारित है। ये एक महत्वपूर्ण अवलोकन है। बिल्कुल सही। तो सोचने वाली बात यह है, क्या एआई, जिसके उदाहरण हमने टीसीएस, हैप्पीएस्ट माइंड्स में देखे, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात, नवीकरणीय ऊर्जा, सोलेग्स, विक्रम सोलर, अफ्रीकी देशों की दिलचस्पी और बायोसिमिलर यूएसएफडीए नियमों से मिलने वाला फायदा, हाँ, क्या इन नए क्षेत्रों में जो ये निवेश और इनोवेशन हो रहा है, जिसकी झलक आज की कई खबरों में मिली, क्या ये वाकई भारत को सिर्फ एक ट्रेडिंग नेशन से आगे ले जाकर एक इनोवेशन नेशन बना सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम सिर्फ सर्विस या ट्रेडिंग से हटकर असली इनोवेशन और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं? और अगर हाँ, तो ये बदलाव कैसे शक्ल लेगा, इसकी रफ्तार क्या होगी और ये कब हकीकत बनेगा? यही $1 मिलियन क्वेश्चन है, कह सकते हैं। इस पर आगे नजर रखनी होगी और विचार करना होगा। ये भविष्य के लिए एक अहम मुद्दा है।